आज है 6 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक्स को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रवार को बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी दिन के अंत में 25,650 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कमजोरी नजर आई। सेंसेक्स 266 अंकों की बढ़त के साथ 83,580 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 51 अंकों की मजबूती रही और ये 25,694 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी हल्की तेजी दिखी और ये 60,120 पर सेटल हुआ, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 14 अंक गिरकर 59,503 पर आ गया। बाजार की चौड़ाई कमजोर रही, यानी गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा रही। एनएसई का एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:3 रहा, जिससे साफ है कि बड़ी कंपनियों के सहारे बाजार संभला, लेकिन अंदरूनी हिस्सों में दबाव बना रहा। सेंसेक्स के शेयरों में आईटीसी, कोटक महिंद्रा मैंद, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस ने बाजार को सपोर्ट दिया। इन शेयरों में खरीदारी की वजह से इंडेक्स को मजबूती मिली। दूसरी तरफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो और ग्रासिम इंडस्ट्रीज दबाव में रहे और ये दिन के बड़े गिरने वाले शेयरों में शामिल रहे। सेक्टोरल स्तर पर एफएमसीजी सेक्टर सबसे मजबूत नजर आया और दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और यूनाइटेड ब्रूअरीज जैसे शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। आईटी सेक्टर पर लगातार दबाव बना रहा और ये लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। कमजोर ग्लोबल संकेत और डिमांड को लेकर चिंता आईटी शेयरों पर असर डालती दिखी। भारती एयरटेल के शेयरों में करीब 2% की तेजी आई, जिसका कारण कंपनी के मजबूत Q3 नतीजे रहे। मिड कैप शेयरों में एलआईसी और नाइका सबसे ज्यादा चमके और दोनों में 7% से ज्यादा की तेजी रही। बेमेल के शेयरों में 7% से ज्यादा की गिरावट आई, क्योंकि कंपनी ने साल दर साल आधार पर 22.4 करोड़ रुपए का नेट लॉस दर्ज किया। कमजोर नतीजों का सीधा असर शेयर की कीमत पर दिखा। टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में 1% से ज्यादा की गिरावट आई, क्योंकि Q3 नतीजे बाजार के अनुमान से कमजोर रहे। हिटाची एनर्जी के शेयरों में जबरदस्त 14% की तेजी आई, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट साल दर साल 90.5% बढ़ा। पूरे हफ्ते की बात करें तो बाजार लगातार दूसरे हफ्ते बढ़त के साथ बंद हुआ। बेंचमार्क इंडेक्स में करीब 1.5% की तेजी रही, जिससे बाजार में पॉजिटिव माहौल बना रहा। इस हफ्ते मिड कैप इंडेक्स ने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया और करीब 2% की बढ़त दर्ज की। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, नाइका और सीजी पावर मिड कैप स्पेस के टॉप गेनर्स रहे। सेक्टर के हिसाब से देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल्टी सेक्टर सबसे मजबूत नजर आए और इनके इंडेक्स करीब 6% चढ़े। वहीं आईटी और डिफेंस सेक्टर इस हफ्ते सबसे कमजोर रहे और इनमें 5 से 7% तक की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी पर इस हफ्ते पावर ग्रिड, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, मैक्स हेल्थ केयर और ट्रेंट टॉप गेनर्स में रहे। दूसरी तरफ इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस और बेल निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल रहे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिन की बैठक 4 फरवरी से चली और 6 फरवरी 2026 को फैसलों का ऐलान हुआ। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ऐसे ऐलान किए हैं जिनका असर सीधे इकोनॉमी और आम आदमी की जेब पर पड़ता है। छोटे डिजिटल फ्रॉड मामलों में अब ग्राहकों को बड़ी राहत मिल सकती है। आरबीआई ने 25,000 रुपए तक मुआवजा देने के लिए एक फ्रेमवर्क लाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि छोटी रकम की धोखाधड़ी में ग्राहकों को तुरंत सुरक्षा मिल सके। डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाने पर आरबीआई का खास फोकस है। इसके लिए एक चर्चा पत्र लाने का प्रस्ताव है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स जैसे खास ग्राहकों के लिए लेयर्ड क्रेडिट लिमिट और एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं। इस पॉलिसी में महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा माना गया है। आरबीआई ने साफ कहा है कि आने वाले महीनों में महंगाई पहले के अनुमान से थोड़ी ज्यादा रह सकती है। खासकर वैश्विक और भू राजनीतिक हालात इसकी बड़ी वजह हो सकते हैं। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के लिए महंगाई का अनुमान 3.9% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। वहीं दूसरी तिमाही के लिए ये अनुमान 4% से बढ़कर 4.2% हो गया है, यानी महंगाई धीरे धीरे ऊपर जा सकती है। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के लिए ग्रोथ अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आर्थिक गतिविधियां पहले से ज्यादा मजबूत रहने की उम्मीद है। छोटे कारोबारियों और एमएसएमई सेक्टर के लिए आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। बिना गारंटी मिलने वाले लोन की सीमा अब 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इस फैसले से छोटे बिजनेस को वर्किंग कैपिटल, मशीनरी खरीदने और कारोबार बढ़ाने में आसानी होगी। साथ ही बैंकों के लिए भी एमएसएमई को कर्ज देना ज्यादा सहज हो जाएगा, जिससे रोजगार पर सकारात्मक असर पड़ेगा। ब्याज दरों को लेकर इस बार आरबीआई ने कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट पहले की तरह 5.25% पर बनी हुई है, जिससे लोन और ईएमआई पर फिलहाल कोई नया बोझ नहीं पड़ेगा। साथ ही एमएसएफ रेट 5.50% और एसडीएफ 5% पर बरकरार रखी गई है। सेबी ने सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव्स में कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट हटाने का फैसला किया है। पहले ट्रेडर्स एक्सपायरी वाले दिन डिफरेंट एक्सपायरीज की पोजीशंस को हेज करके मार्जिन कम कर लेते थे, लेकिन अब एक्सपायरी डे पर ऐसी स्प्रेड पोजीशंस को सेपरेट पोजीशंस माना जाएगा, जिससे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। इस रूल का सीधा असर ब्रोकर्स और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडर्स की कॉस्ट बढ़ने से डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग वॉल्यूम पर दबाव आ सकता है। इसी वजह से एंजल 1, बीएसई, ग्रो और 5 पैसा कैपिटल जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। सेबी का मकसद सिस्टेमिक रिस्क कम करना है, ताकि एक्सपायरी के बाद क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस पर रिस्क न आए और मार्जिन गैप जैसी सिचुएशन न बने। हालांकि लॉन्ग टर्म में ये मार्केट स्टेबिलिटी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ब्रोकरेज स्टॉक्स पर प्रेशर बना रह सकता है। शुक्रवार को गोल्ड लगभग स्थिर रहा, जबकि सिल्वर में लगातार दूसरे दिन तेज मुनाफा वसूली देखने को मिली। एमसीएक्स पर अप्रैल गोल्ड फ्यूचर्स करीब 4.56% बढ़कर 1,53,000 रुपये प्रति ग्राम तक पहुंच गया, लेकिन सिल्वर फ्यूचर्स मार्च कॉन्ट्रैक्ट में भारी गिरावट के साथ 2.39 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास ट्रेड करता दिखा। सिल्वर में ये गिरावट इसलिए आई क्योंकि पिछले एक साल में इसमें बहुत तेज उछाल आ चुका था। जैसे ही यूएस डॉलर मजबूत हुआ और ग्लोबल रिस्क थोड़ा कम हुआ, निवेशकों ने सबसे पहले सिल्वर जैसी ज्यादा वॉलेटाइल धातु से पैसा निकालना शुरू किया, जिससे गिरावट और तेज हो गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिल्वर के बाजार गोल्ड के मुकाबले छोटा होता है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव भी ज्यादा होता है। ईटीएफ और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की वजह से थोड़ी सी नेगेटिव खबर भी सिल्वर की कीमतों में बड़ा असर दिखाती है, जबकि गोल्ड आमतौर पर ज्यादा स्टेबल रहता है। आगे की बात करें तो सिल्वर शॉर्ट टर्म में 2.25 से 2.85 लाख रुपए प्रति किलो के दायरे में रह सकता है, और अगर 2 लाख रुपए के नीचे फिसलता है तो गिरावट और बढ़ सकती है। वहीं गोल्ड के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अब भी मजबूत हैं, इसलिए निवेशकों को जल्दबाजी की ट्रेडिंग से बचते हुए धीरे धीरे और सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी जा रही है। आरबीआई ने गोल्ड लोन एनबीएफसीज के लिए एक बड़ा रूल आसान कर दिया है। अब जिन एनबीएफसीज की 1000 से ज्यादा ब्रांचेज हैं, उन्हें नई ब्रांच खोलने के लिए पहले आरबीआई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनीज को बिजनेस एक्सपैंड करने में आसानी होगी। इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा बड़ी गोल्ड फाइनेंस कंपनीज को मिलेगा। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के पास करीब 4,967 गोल्ड लोन ब्रांचेज हैं, जबकि मनप्पुरम फाइनेंस और आईआईएफएल फाइनेंस के पास क्रमशः 4,044 और 3,000 ब्रांचेज हैं। अब ये कंपनीज बिना रेगुलेटरी डिले के तेजी से नई ब्रांचेज खोल पाएंगी। मार्केट ने इस आरबीआई मूव को ग्रोथ फ्रेंडली सिग्नल माना है, इसलिए इन कंपनीज के शेयर्स में तेजी देखने को मिली। खासतौर पर मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, जो हर साल 100 से 200 नई गोल्ड लोन ब्रांचेस खोलती है, उसके लिए ये डिसीजन लॉन्ग टर्म अर्निंग्स और ग्रोथ के लिहाज से पॉजिटिव माना जा रहा है। पीएफसी के बोर्ड ने आरईसी के साथ मर्जर को इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है, जो बजट 2027-28 में सरकार द्वारा किए गए रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंसमेंट का अगला बड़ा कदम है। सरकार का मकसद पब्लिक सेक्टर एनबीएफसीज को फ्यूचर रेडी बनाना, उनका साइज बढ़ाना और क्रेडिट डिस्बर्समेंट को और मजबूत करना है। डिटेल्ड मर्जर प्लान और रेगुलेटरी अप्रूवल्स के बाद इसकी पूरी जानकारी पब्लिक की जाएगी। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने एक्सचेंज को बताया है कि इंटरनल इंक्वायरी कमेटी की जांच में करीब 13 करोड़ रुपए का फ्रॉड सामने आया है। ये गड़बड़ी ब्रोकिंग बिजनेस में नहीं, बल्कि डिपॉजिटरी एक्टिविटीज में हुई है, जहां कुछ अननोन लोगों ने आनंद राठी आईटी प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों की मिली भगत से पुणे के एक क्लाइंट के डीमैट अकाउंट से ऑफ मार्केट शेयर ट्रांसफर किया। कंपनी ने कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए इंटरनल कंट्रोल्स को और मजबूत किया जा रहा है। पीएनजी हेल्थ ने 2026 के लिए 160 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसमें एक बार का स्पेशल डिविडेंड भी शामिल है। हालांकि Q3 में कंपनी का प्रॉफिट और ईबिटडा पिछले साल के मुकाबले कम रहा और मार्जिन्स पर दबाव दिखा, फिर भी मजबूत रेवेन्यू के दम पर कंपनी ने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड देने का फैसला किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा विदर्भ में 15,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से अपना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रही है। 2028 तक ऑपरेशनल होने वाला ये प्लांट हर साल 5 लाख व्हीकल्स और 1 लाख ट्रैक्टर बनाने की क्षमता रखेगा, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ और रोजगार दोनों को सपोर्ट मिलेगा।
BLS इंटरनेशनल सर्विसेज ने तीसरी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं, जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 34.8% बढ़कर 162.7 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसी दौरान रेवेन्यू में भी 43.6% की तेज बढ़त देखने को मिली, जो 736.5 करोड़ रुपए रहा। हालांकि कमाई बढ़ने के बावजूद ऑपरेटिंग लेवल पर थोड़ा दबाव दिखा और EBITDA मार्जिन 30.8% से घटकर 26.9% रह गया। इसके बावजूद कंपनी ने स्लोवाकिया और साइप्रस जैसे देशों से बड़े इंटरनेशनल वीजा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए, जिससे आगे की ग्रोथ को मजबूत सपोर्ट मिलता दिख रहा है। रत्नमणि मेटल्स के लिए दिसंबर तिमाही कमजोर रही, जहां नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 16.4% घटकर 109.8 करोड़ रुपए रह गया। रेवेन्यू में भी करीब 19.8% की गिरावट दर्ज की गई, जो 1055.8 करोड़ रुपए पर आ गया। हालांकि कमाई में गिरावट के बीच कंपनी की लागत नियंत्रण रणनीति काम आई और EBITDA मार्जिन 15.4% से बढ़कर 18.4% हो गया। ये दिखाता है कि कमजोर बिक्री के बावजूद कंपनी ने खर्चों को बेहतर तरीके से संभाला है। श्री सीमेंट ने तीसरी तिमाही में मुनाफे के मोर्चे पर मजबूत प्रदर्शन किया और नेट प्रॉफिट 37.9% बढ़कर 266.7 करोड़ रुपए पहुंच गया। रेवेन्यू में भी 5% की बढ़त रही, जो 4,800 करोड़ रुपए रहा। ऑपरेटिंग लेवल पर तस्वीर थोड़ी मिली जुली रही, जहां EBITDA में हल्की गिरावट आई और मार्जिन 21.1% से घटकर 19.7% रह गया। इसके पीछे नए लेबर कोड से जुड़ी कर्मचारी लागत का असर भी देखने को मिला। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया ने तीसरी तिमाही में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई और नेट प्रॉफिट 90% उछलकर 416.2 करोड़ रुपए पहुंच गया। रेवेन्यू भी 4,343 करोड़ रुपए रहा, जिससे बिजनेस की मजबूत डिमांड साफ दिखती है। भारत के साथ साथ इंटरनेशनल बिजनेस और कैंडरे ब्रांड ने भी शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी ने फ्री कैश फ्लो का इस्तेमाल कर कर्ज घटाया है और शेयर होल्डर्स को बेहतर डिविडेंड देकर फाइनेंशियल मजबूती का संकेत दिया है। क्रॉम्पटन ग्रेव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स के नतीजे मिले जुले, लेकिन उम्मीद से बेहतर रहे। नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर घटकर 101 करोड़ रुपए रहा, लेकिन ये बाजार के अनुमान से ज्यादा रहा। रेवेन्यू और EBITDA दोनों ही अनुमान से बेहतर रहे और मार्जिन भी 10.3% पर मजबूत रहा। इसके अलावा कंपनी ने मार्च 2026 तक घरेलू बाजार में वायर्स और केबल सेगमेंट में एंट्री का ऐलान किया, जिससे आगे नए ग्रोथ अवसर खुल सकते हैं। BEML लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को करीब 10% तक की तेज गिरावट देखने को मिली, क्योंकि दिसंबर तिमाही में कंपनी मुनाफे से सीधे घाटे में चली गई। इस तिमाही में कंपनी को 22.4 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 24 करोड़ रुपए का मुनाफा था और बाजार को मुनाफे की उम्मीद थी। हालांकि BEML लिमिटेड का रेवेन्यू 23.7% बढ़कर 1083 करोड़ रुपए रहा, लेकिन खर्चों में भारी उछाल ने पूरी कमाई बिगाड़ दी। EBITDA करीब खत्म हो गया और 60.4 करोड़ से गिरकर सिर्फ 4 करोड़ रुपए रह गया, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट में तेज बढ़ोतरी हुई। CESC लिमिटेड ने तीसरी तिमाही में स्थिर और भरोसेमंद प्रदर्शन किया, जहां नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 7.5% बढ़कर 285 करोड़ रुपए पहुंच गया। कंपनी का रेवेन्यू भी 12.5% बढ़कर 4,005 करोड़ रुपए पहुंच गया, जिससे कोर बिजनेस की मजबूती दिखी। ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी की स्थिति और मजबूत हुई और EBITDA 27.8% बढ़कर 779 करोड़ रुपए हो गया। EBITDA मार्जिन 17.1% से बढ़कर 19.5% पहुंच गया। हालांकि नतीजों के बाद शेयर 1% से ज्यादा टूटकर 151 रुपए के आसपास ट्रेड करता दिखा। पॉली मेडिक्योर लिमिटेड के शेयरों में करीब 7% की गिरावट आई, क्योंकि मुनाफा और मार्जिन दोनों दबाव में रहे। दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 16.4% बढ़कर 493.66 करोड़ रुपए रहा, लेकिन नेट प्रॉफिट 16.9% गिरकर 70.81 करोड़ रुपए पर आ गया। EBITDA भी 114.4 करोड़ से घटकर 111.2 करोड़ रुपए रह गया और मार्जिन 27% से फिसलकर 30% हो गया। इसके बावजूद कंपनी के पास 839.8 करोड़ रुपए का मजबूत कैश बैलेंस है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों बिजनेस में डबल डिजिट ग्रोथ बनी हुई है। ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड ने तीसरी तिमाही में मजबूत ग्रोथ दिखाई, जहां नेट प्रॉफिट 22.6% बढ़कर 25.5 करोड़ रुपए हो गया। रेवेन्यू 16.6% की बढ़त के साथ 875 करोड़ रुपए पहुंचा, जो सभी बिजनेस सेगमेंट्स में सुधार को दिखाता है। बेहतर ऑपरेटिंग लेवरेज और कॉस्ट एफिशिएंसीज की वजह से EBITDA 39.5 करोड़ से बढ़कर 61.8 करोड़ रुपए हो गया। EBITDA मार्जिन 5.3% से सुधरकर 7% पर पहुंचा, जिसके बाद शेयर दिन में 177 रुपए के हाई तक गया।
MRF लिमिटेड ने दिसंबर तिमाही में दमदार ऑपरेटिंग प्रदर्शन किया और इसके बाद शेयरों में 8% तक की तेजी देखी गई। EBITDA सालाना आधार पर 68% बढ़कर 1399 करोड़ रुपए पहुंच गया और मार्जिन 11.9% से बढ़कर 17.4% हो गया। मुनाफा 316 करोड़ से बढ़कर 691.8 करोड़ रुपए हो गया, वो भी नए लेबर कोड से जुड़े 77.2 करोड़ रुपए के वन टाइम इम्पैक्ट के बावजूद। कंपनी ने 3 रुपए प्रति शेयर का दूसरा इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है और स्टॉक पिछले 12 महीनों में करीब 26% चढ़ चुका है। टाटा स्टील का Q3 नेट प्रॉफिट बाजार के अनुमान से बेहतर रहा और ये 2730 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि 2389 करोड़ रुपए का अनुमान था। सालाना आधार पर मुनाफा 295 करोड़ रुपए से बढ़कर 2730 करोड़ रुपए हो जाना ये दिखाता है कि प्रॉफिटेबिलिटी में तेज सुधार आया है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफी मजबूत रहा, जहां EBITDA 8199 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन बढ़कर 14.4% पहुंच गया, जो पिछले साल के 11% से काफी बेहतर है। इससे साफ है कि बेहतर कॉस्ट कंट्रोल, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और डिमांड सप्लाई बैलेंस ने कंपनी के नतीजों को सपोर्ट किया। वर्लपूल का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 39.8% घटकर 26.5 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 44 करोड़ रुपए था। इसकी सबसे बड़ी वजह 39 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल लॉस रहा, जिसने ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को काफी दबाव में डाल दिया। हालांकि कोर बिजनेस में बहुत बड़ी कमजोरी नहीं दिखती। रेवेन्यू में 4% की हल्की बढ़त के साथ ये 1773 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं EBITDA 32.1% बढ़कर 90.6 करोड़ रुपए हो गया और मार्जिन 4% से सुधरकर 5.1% पर आ गया, जो ये दिखाता है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल में सुधार हुआ है। संघवी मूवर्स का नेट प्रॉफिट 12.4% घटकर 28.9 करोड़ रुपए रह गया, जिसका मुख्य कारण खर्चों में 14% की तेज बढ़ोतरी और 8 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल लॉस रहा। इसका मतलब है कि बिजनेस ग्रोथ के बावजूद बॉटम लाइन पर दबाव बना हुआ है। कंपनी की रेवेन्यू 13.4% बढ़कर 235.7 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन EBITDA और मार्जिन में हल्की गिरावट आई, जिससे साफ है कि हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट्स और एग्जीक्यूशन एक्सपेंसेस ने प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित किया है। गोदावरी पावर का नेट प्रॉफिट लगभग फ्लैट रहा और मामूली गिरावट के साथ 143.2 करोड़ रुपए पर आ गया। रेवेन्यू में 12.2% की गिरावट आई और ये 1139 करोड़ रुपए रह गया, जो डिमांड और प्राइसिंग प्रेशर की ओर इशारा करता है। पॉजिटिव बात यह रही कि कंपनी ने खर्चों पर अच्छी पकड़ बनाए रखी, जिसकी वजह से EBITDA 3.9% बढ़कर 230.3 करोड़ रुपए हो गया और मार्जिन में 30 सुधार के साथ ये 17% से बढ़कर 20.2% पहुंच गया। सोनाटा सॉफ्टवेयर का नेट प्रॉफिट तिमाही आधार पर 13.3% घटकर 104 करोड़ रुपए रहा। इस पर 26 करोड़ रुपए के लेबर कोड का इम्पैक्ट और हायर कॉस्ट्स का असर दिखा, जिससे शॉर्ट टर्म अर्निंग्स प्रभावित हुई। इसके बावजूद रेवेन्यू में 45.4% की मजबूत ग्रोथ देखने को मिली और ये 3080 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। EBIT 18.6% बढ़कर 173.6 करोड़ रुपए रहा। हालांकि मार्जिन 6.9% से घटकर 5.6% रह गया, जो स्केल अप के साथ बढ़ती लागत को दिखाता है।